हेलो नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों। मौर्य काल की इस जीएस क्लास में आप लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग मौर्य डायनेस्टी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे। एक सोच हमें राह दिखा सकती है, एक आदत हमें निखार सकती है, एक ख्वाब हमें उगता सूरज बना सकता है, एक मंजिल हमें जीना सिखा सकती है, एक उम्मीद हमें हिम्मत दे सकती है और एक जुनून हमें कामयाब बना सकती है। तो आइए इसी जोश जुनून के साथ हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन की ओर। पहला प्रश्न है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से किया जाता है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र को मैकियावेली के प्रिंस से तुलना किया जाता है। कौटिल्य को ही चाणक्य कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है, और यही अर्थशास्त्र को मैकियावेली के प्रिंस से तुलना किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक ने राजगद्दी में बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो उसका नाम है कारुवाकी। कारुवाकी ने अशोक को प्रभावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता के किस प्रकृति का प्रयोग किया था? तो अशोक ने अपने सभी शिलालेखों में या अभिलेखों में मागधी भाषा का प्रयोग किया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? तो एक बार हम लोग सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ। ठीक है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकॉट्स कहा है, जिनकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से किया है। मौर्य का एक बेटा था, उसका नाम था बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार के दरबार में आजीवक संप्रदाय का जो है बहुत ज्यादा प्रचलन था। ठीक है। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली पुत्र गौशाल ने किया था। बिंदुसार के पुत्र का नाम था अशोक, जो बिंदुसार का उत्तराधिकारी बना। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। चलते हैं, समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कहता है कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? तो बिंदुसार ने जो है, बिंदुसार कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे, और उन्होंने जो है वो अपने बेटे अशोक को तक्षशिला भेजा था। बोला जाता है कि बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, जो सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में है, दो विद्रोह का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। ठीक है। तो कहां पे भेजा था? तक्षशिला भेजा था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिनका नाम देव नाम प्रियदर्शी भी था? यानी कि देवान प्रियदर्शी या देव नाम प्रियदर्शी भी था। तो उसका नाम है मौर्य सम्राट अशोक। मौर्य सम्राट अशोक को देवनाम प्रिय भी कहा जाता था। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन है? मौर्य, गुप्त, कुषाण, कण्व। इनमें से सबसे प्राचीनतम है मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 322 ईसा पूर्व। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था।
चाणक्य ने ही घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी और बाद में चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त या कौटिल्य कहते हैं, वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार किया? तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। यानी कि अशोक जो है वो जब कलिंग युद्ध को जीता, उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। इतना रक्तपात हुआ कि उससे सहन नहीं हुआ और वो बौद्ध धर्म को अपना लिया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में मुख्य रूप से मदद किया था चाणक्य ने। चाणक्य ने घनानंद को हराने में भी मदद किया और उसके राज्य विस्तार में भी मदद किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका आंसर हो जाएगा सी, चाणक्य। 12वां प्रश्न है, सांची किला कला जो है वह मूर्ति कला का निरूपण करता है, तो वो कौन धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। जो सांची का जो स्तूप बना हुआ है, सांची का जो किला बना हुआ है, या फिर सांची जो है, वहाँ पे जो मूर्तियां बनी है, वहाँ पे जो मंदिर बना है, वो कौन धर्म को दर्शाता है? जैन, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई। तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपनी जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था, तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, मौर्य चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रावण बेलगोला नामक स्थान पर बिताया था। ठीक है, और इन्होंने अंतिम अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, समुद्रगुप्त, ये चंद्रगुप्त मौर्य। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, 322 ईसा पूर्व में किया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्ण कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? तो मौर्य वंश का शासक अजात शत्रु नहीं था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य था मौर्य वंश के संस्थापक। उसका उत्तराधिकारी था बिंदुसार और उसका उत्तराधिकारी था अशोक। लेकिन अजात शत्रु जो है वो ये मौर्य वंश के संस्थापक नहीं थे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी जो है वो कुणाल था। ठीक है, अशोक को पुराणों में अशोक वर्धन कहा जाता है। ठीक है, हाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया था। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोशली पर अधिकार कर लिया। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानिसियस नामक एक राजदूत भेजा था और उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। इसका आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुणाल। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो मौर्य वंश के समय लिखा गया था। ठीक है, तो इसको किसने लिखा था? प्रश्न है। इसका ऑप्शन है अश्वघोष, बी विशाखदत्त, सी कालिदास और डी महाभास या भास। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विशाखदत्त। विशाखदत्त ने लिखा था मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक। ठीक है, और मुद्रा राक्षस में जो है मौर्य वंश के लगभग लगभग सभी चीजों को दर्शाया गया है कि कैसे वहाँ के राजतंत्र चलता था, कैसे वहाँ की स्थितियां थी। ये सारी चीज मुद्रा राक्षस में देखने को मिलते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण पुस्तक है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाखदत्त। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या थी? तो उसका विषय वस्तु जो है वो प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में बताया गया है और वो एक चिन्हित करता है राजाओं और उसके दुश्मनों को। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र के क्षेत्र है
जो सीमाएं हैं उनका वहां तक फैला हुआ था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो सबसे पहले जो है वो अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना किया था। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं? ठीक है, तो अशोक के शिलालेख कहाँ पे नहीं हैं? ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि अशोक के जो शिलालेख हैं वो कहाँ कहाँ हैं। ठीक है, तो अशोक के शिलालेख के बारे में बात आई है तो सबसे पहला शिलालेख, इसमें पशु बलि का निंदा किया गया है। ठीक है, दूसरा शिलालेख है मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। तीसरा है, इनमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। उसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। चौथा है, इसमें भैरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। पांचवा जो शिलालेख है उसमें है कि इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। यानी कि धर्म महामात्रों की जो नियुक्ति है वो कैसे किया जाएगा, धर्म को चलाने वाले महामात्र जो है वो कैसे धर्म की मतलब परिभाषा देंगे, लोगों को धर्म के प्रचार कैसे करेंगे और उसकी नियुक्ति कैसे होगी, इसकी जानकारी है। छठा शिलालेख है, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवां व आठवां शिलालेख में है अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है कि अशोक ने कहाँ कहाँ तीर्थ यात्रा किया। नौवां अभिलेख है, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वां है, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 11वां है कि इनमें धम्म की व्याख्या की गई है, धम्म मतलब धर्म की व्याख्या की गई है। जो 12वां है, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की गई है, यानी कि सभी प्रकार के विचारों की सम्मान किया जाएगा और स्त्री को भी महामात्र यानी कि मंत्री बनाया जाएगा उसके एक अपने रिलेटेड विषय पर। जैसे स्त्री से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उसका निवारण स्त्री महामात्र करेंगे। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में 5 यवन राजाओं के नाम का उल्लेख है जहां उसने धर्म प्रचारक भेजे हैं, जैसे श्रीलंका भेजे, चाइना भेजे, नेपाल भेजे, तो ये सब का उल्लेख किया गया है। 14वां और अंतिम शिलालेख इनका है कि अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप युद्ध करें, आप जंग लड़ें, उन्होंने कहा कि धार्मिक जीवन व्यतीत कीजिए। ठीक है, तो ये था उनके 14 शिलालेखों के वर्णन, इसमें क्या क्या लिखे गए हैं। अब हम लोग जानते हैं कि शिलालेख इनमें से कहाँ कहाँ हैं। तो गिरनार में शिलालेख है, कांधार में है, टोपरा अभिलेख भी है, लेकिन पाटलिपुत्र में शिलालेख नहीं है अशोक का। अमूमन वहां उसकी राजधानी थी तो वहां पे कोई शिलालेख उन्होंने नहीं बनवाया। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, किसके समकालीन था? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो वो है चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। यानी कि अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो चाणक्य ने लिखा था। किसके समकालीन थे? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। चंद्रगुप्त यहाँ पे सिर्फ आंसर है तो चंद्रगुप्त का हो जाएगा आंसर बी। एक नजर अर्थशास्त्र पर डालें तो अर्थशास्त्र में जो है वो कुछ तीर्थ का वर्णन किया गया है। जैसे तीर्थ अगर कहा जाए तो उनके कुछ मतलब पोस्ट दिए गए हैं। जैसे मंत्री, प्रधानमंत्री को कहा जाता था। पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान था। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान था। युवराज राजा का पुत्र था। द्वारिक राजकीय द्वार रक्षक। अंतर्वैदिक अंतःपुर का अध्यक्ष। क्षमाहर्ता आय का संग्रह करता। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष। प्रशास्ता कारागार का अध्यक्ष। प्रदेशिष्ट कमिश्नर। पौर नगर का कोतवाल। व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश। नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष। कर्मांतिक उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष। मंत्रिपरिषद अध्यक्ष। दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला। दुर्गपाल दुर्ग रक्षक। और अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों के रक्षक। ये 18 तीर्थ यानी कि 18 पोस्ट को डिवाइड किया है।
एक्चुअली अर्थशास्त्र इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं है, ये चाणक्य का अर्थशास्त्र है जो राजकाज से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये जो है वो अर्थशास्त्र के कुछ तीर थे, और अर्थशास्त्र लिखा था चाणक्य ने। चाणक्य किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य ने, शुंग ने, गुप्त ने, कुषाण ने। तो नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद था, उसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? यानी कि शिक्षा के लिए जो है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो जगह था वो कहाँ था मौर्य काल में? तो वो तक्षशिला था। आप लोगों को ज्ञात हो कि चंद्रगुप्त मौर्य की भी शिक्षा चाणक्य ने तक्षशिला में ही दिया था। तक्षशिला अभी के पाकिस्तान में है, और यही जगह जो है वो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र था मौर्य वंश में। ठीक है, मौर्यकालीन जो समय था उसमें तक्षशिला जो है वो सबसे ज्यादा बड़ा शिक्षा का केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखा था इंडिका। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, इंडिका। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने का अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने के पालकी में लाया जाता था। किसे? राजा को। ये इंडिका में लिखा हुआ है। इनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में उन्होंने इंडिका में लिखा है कि पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिले वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ है। ये था इंडिका का जो कहानी है, इंडिका में मेगास्थनीज ने लिखा था। ठीक है, मेगास्थनीज कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर ने एक राजदूत भेजा था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, तो सेल्यूकस निकेटर जब सिकंदर वापस चला गया यहाँ से युद्ध हार कर, तो उन्होंने जो जीता हुआ प्रांत था वो सेल्यूकस निकेटर के हाथ में सौंप कर चला गया कि तुम यहाँ का राजा रहो। और जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर के एक बेटी से विवाह कर लिया तो उनके दरबार में मेगास्थनीज को भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य का वर्णन किया है। उसके लिए एक बुक लिखा है जिसका नाम है इंडिका, और इंडिका में ये सारी चीजें वर्णित है। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है वो कौन सा है? तो विशाख दत्त का जो ग्रंथ है मुद्रा राक्षस, उसमें जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष तौर पर वर्णन किया गया है। ठीक है, अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एम्फियानस ने किया। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिया था। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जब उसकी बेटी से शादी किया था उसे उपहार के रूप में 500 हाथी दिया, क्योंकि भारत जो है वो हाथियों का बहुत बड़ा केंद्र था। उस समय यहाँ पे बहुत सारा हाथी हुआ करता था। और अंत में चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो 298 ईस्वी पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास के द्वारा मृत्यु हो गया उनका। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किसमें उपलब्ध है? तो इंडिका में। हमने अभी बताया कि पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है। ठीक है, इसमें 570 बुर्ज 64 द्वार हैं। 3 मंजिले वाले घर लकड़ी से बने होते हैं और कच्चे ईंटों से। राजा का महल भी काठ का बना है, मतलब लकड़ी का बना है। ठीक है, तो ये सारा चीज का वर्णन जो है वो इंडिका में है। इंडिका किसने लिखा है? तो मेगास्थनीज ने लिखा है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है।
तो अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृत है। ठीक है। अगर शिलालेख की बात करें तो शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने ही किया था। अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है। इसकी खोज सबसे पहले 1750 ईस्वी में पादरेटी फैनथेलर ने की थी। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई है। ठीक है। अशोक के शिलालेख में ब्रह्मी, ख्रोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, ख्रोष्टी लिपि के अभिलेख सहवाज गढ़ी एवं मानसेहरा से, और शेष भारत से ब्रह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। ठीक है। तो शिलालेखों के बारे में हमने 14 शिलालेख हैं हमने बताया। अब हम लोग जानते हैं कि स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है। तो अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्रह्मी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुई है। पहला प्रयाग स्तंभ लेख, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया। दूसरा है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। तीसरा है दिल्ली मेरठ अभिलेख, पहले मेरठ में स्थित था। यह स्तंभ फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। रामपुरवा अभिलेख, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थित है। इसकी खोज 1872 में कार्लायल ने की थी। पांचवा है लोरिया अरेराज, चंपारण बिहार में है। और छठा लोरिया नंदनगढ़, चंपारण बिहार में ही है। इस स्तंभ पर मोर का चित्रण बना हुआ है। ठीक है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। ठीक है। जो प्रयाग स्तंभ लेख है कौशाम्बी में स्थित है, इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। तो ये थे स्तंभ लेख। ठीक है। तो हम लोग जान गए स्तंभ लेख और शिलालेख अशोक ने कैसे कैसे बनवाया था। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो सबसे पहले दक्कन की विजय चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राप्त किया था। यह था इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। इस डायनेस्टी से, मौर्य वंश से कुछ प्रश्न रह गए हैं जो हम अगले वीडियो में कराएंगे। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे चैनल पे। परीक्षा के दृष्टिकोण से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सब हम आपको इस सीरीज में कराएंगे, ताकि आपकी एग्जाम में कोई भी परेशानी ना हो, एग्जाम में स्कोर करने में आसानी हो। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।